हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आर एनवायरनमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो जो टर्म एनवायरनमेंट है उसका मतलब होता है ऑल दी सराउंडिंग्स ईदर इन लिविंग कंडीशंस और इन नॉन लिविंग कंडीशंस, दैट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट. सो बेसिकली इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. तो इसे दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. सो we'll talk about natural environment first. So, natural environment comprises of all living and non-living things that occur naturally on earth. It is the interaction and interrelation between human beings and all other living forms. तो बेसिकली जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स से मिलकर ही बनता है, राइट. नेचर में हम सबको पता है कि नेचर में नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, राइट, जैसे कि रॉक्स, माउंटेन्स, वोल्केनोज, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ग्रासलैंड्स, एंड एट द सेम टाइम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग बींग्स भी हैं, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, राइट. सो ये बेसिकली इंटरैक्शन और इंटर रिलेशन होता है ह्यूमन बींग्स और बाकी अदर लिविंग बींग्स के बीच में. सो जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो बायोटिक हो सकता है और अबायोटिक भी हो सकता है. बायोटिक क्या होता है? इट इज़ बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट बायोटिक या फिर बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, दोनों का मतलब सेम होता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. तो बायोटिक या फिर बायोलॉजिकल दोनों ही टर्म का मतलब सेम होता है. इसमें क्या क्या होता है? इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लिविंग फॉर्म में होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स. And all of these living creatures together form a part of the biosphere. अब बायोस्फीयर क्या होगा और ये मतलब बायोस्फीयर टर्म क्या होती है, इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे. अब मूविंग अहेड, बायोटिक के बाद अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जिन्हें हम फिजिकल कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं. फिजिकल एंड एबायोटिक दोनों का मतलब सेम होता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि लैंड, वाटर और एयर. तो लैंड को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर एंड वाटर को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. एंड एयर हम एयर जिसमें कि नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है एंड अदर गैसेस हैं, राइट. तो वो एटमॉस्फेयर में ही तो प्रेजेंट हैं. सो एयर. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट डोमेन्स और रीम्स ऑफ द अर्थ. तो डोमेन्स और रीम्स क्या होते हैं? तो बेसिकली जो कि बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट होता है वो दोनों को साथ में लेकर बनता है द टर्म डोमेन या फिर रीम्स ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पे मेन 4 टर्म्स हैं जिन्हें हम पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. दैट इज़ लिथोस्फीयर क्या होता है? जो कि सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का वो. हाइड्रोस्फीयर होता है जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं अर्थ पे वो. एटमॉस्फियर होता है एयर की ब्लैंकेट हमारे अर्थ के अराउंड. एंड बायोस्फीयर होता है लिविंग वर्ल्ड. यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फियर को मिलाकर बनता है बायोस्फीयर. आप देख सकते हो ये लिथोस्फीयर है तो ये पूरा लैंड वाला एरिया है. दिस इज़ हाइड्रोस्फीयर तो ये पूरा वाटर वाला एरिया है. एटमॉस्फियर पूरा एयर वाला एरिया है. एंड तीनों को मिलाकर बनता है बायोस्फीयर, राइट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इन डिटेल. सबसे पहले लिथोस्फीयर. सो जो सॉलिड की आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की उसे लिथोस्फीयर बोलते हैं. और लिथोस्फीयर को स्फेयर ऑफ रॉक भी बोलते हैं क्योंकि मेनली इसमें रॉक, सॉइल एंड क्रस्ट के पार्टिकल्स होते हैं अर्थ के. एंड इसमें क्या क्या होता है? रॉक्स, मिनरल्स और सॉइल की बहुत ही पतली सी लेयर होती है. इसकी अगर हम विड्थ की बात करें एंड ये कितना ज़्यादा बड़ा होता है एंड कितना डीपर है अर्थ में, तो इट इज़ 100 किलोमीटर्स थिक. यानी कि अर्थ की सरफेस पर जहाँ पे हम हैं वहाँ से 100 किलोमीटर्स नीचे अंदर अर्थ की क्रस्ट में. सो ये लेयर उतने एरिया में होता है. यानी कि सरफेस से लेकर 100 किलोमीटर्स डीपर लिथोस्फीयर आता है. एंड
Its surface is irregular and is made up of various landforms like mountain, plateau, plain and valleys. तो हम सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरह से प्लेन तो है नहीं, राइट. कहीं कहीं पर क्या है, जो लैंड और सरफेस का पोर्शन है वो इरेग्युलर नहीं है, तो कहीं पर ज़्यादा उठा हुआ है जिससे कि माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं. कहीं पे टेबल जैसा उठा हुआ है तो प्लेट्यूज बन जाते हैं. कहीं पे प्लेन है तो वो प्लेन ग्रासलैंड्स कहलाते हैं. एंड कहीं पे गड्ढे गड्ढे हैं तो वो वैलीज फॉर्म कर देते हैं. तो द थिन अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर विच इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स इन थिकनेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. अब लिथोस्फीयर में हमने पढ़ा कि हमारी सरफेस से 100 किलोमीटर्स डीप है लिथोस्फीयर. बट जो स्टार्टिंग के और शुरू के 35 किलोमीटर्स होते हैं हमारी सरफेस से लेकर नीचे, 35 किलोमीटर्स का जो वो एरिया होता है उसे क्रस्ट बोलते हैं, जो सबसे ऊपर का एरिया होता है, राइट. द लेयर बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड द मैंटल. और क्रस्ट के नीचे वाली लेयर को बोलते हैं मैंटल, जो कि मेनली दो पार्ट में होती है, अपर मैंटल और लोअर मैंटल. ये एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे. सो द लिथोस्फीयर इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. अब भाई लिथोस्फीयर का क्या काम है एंड क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस इन मैनी वेज, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट होते हैं, राइट. क्योंकि लैंड पे ही तो फॉरेस्ट है. लिथोस्फीयर में ग्रासलैंड्स होते हैं, सॉइल होते हैं जिसमें हम अपने क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड जो होगा वो मेंटेन रहेगा. एंड एक टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट ना हो, तो हमारे पास सॉइल होता है और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. सबसे इम्पॉर्टेंट तो लैंड होती है जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं और जहाँ हमने हमारे घर बनाए हैं, राइट. वो लैंड ही तो है, तो वो लिथोस्फीयर का ही पार्ट है. एंड ऑल्सो वी ऑल्सो गेट मैनी यूजफुल मिनरल्स भी काफ़ी मिलते हैं हमें लैंड पे, राइट. अर्थ के क्रस्ट में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कोल, काफ़ी सारे नेचुरल गैसेस होते हैं, आयरन ओर होते हैं और ऑयल होते हैं जो हमें लिथोस्फीयर से मिलते हैं. नाउ वी हैव अ डायग्राम ओवर हियर जो कि लिथोस्फीयर का डायग्राम है. तो इसमें सबसे जो ऊपर वाली जो लेयर होती है विच इज़ दिस पर्टिकुलर लेयर, इसे बोलते हैं हम क्रस्ट, जो कि 100 किलोमीटर्स तक यहाँ पे आती है, राइट. एंड देन वी हैव मैंटल, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल. तो आप ये समझ लो कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला दिस इज़ अपर मैंटल एंड ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ लोअर मैंटल. एंड देन वी हैव कोर. इसमें भी आउटर और इनर कोर होता है. ऊपर वाले कोर को बोलते हैं आउटर कोर, नीचे वाले कोर को बोलते हैं इनर कोर, जो कि जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है एंड ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है. अर्थ के आप जैसे जैसे सेंटर में जाओगे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, जितना हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है अर्थ के सेंटर का. सो यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि कितने किलोमीटर के डिस्टेंस तक कितना लेयर, कौन सा लेयर कितने किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है. सो इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ सकते हो बाय पॉजिंग द वीडियो. We'll quickly move further. We have hydrosphere. तो हाइड्रोस्फीयर बेसिकली जो भी वाटर फॉर्म्स होते हैं अर्थ पर उसे बोलते हैं. अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. वाई? बिकॉज अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट इज़ कवर्ड विद वाटर. अर्थ का काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है वो वाटर से कवर्ड है एंड इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. जो हाइड्रोस्फीयर या फिर स्फीयर ऑफ वाटर होता है, जैसा कि उसका नाम है वो हमें बता रहा है, वो उसमें सारे वाटर के फॉर्म्स होते हैं. जैसे हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, एंड स्फीयर का मतलब गोला, राइट. सो हाइड्रोस्फीयर इज स्फीयर ऑफ वाटर एंड वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड में आइस ले लो, लिक्विड में वाटर और गैस में वाटर वेपर ले लो, जो हमारे एटमॉस्फेयर में हो सकता है कि अगर आपके एरिया में अभी रेनफॉल हुआ है, राइट, या फिर मानसून का सीज़न है तो वेदर ह्यूमिड रहेगा एंड उसमें ह्यूमिडिटी में वाटर वेपर्स तो होंगे ही, तो वो गैस के फॉर्म में भी वाटर हमारे सराउंडिंग में है. अब ओशन, सी, रिवर, लेक, स्नो, आइस, ग्लेशियर और वाटर वेपर, ये सब मिलाकर एक हाइड्रोस्फीयर का पार्ट बनते हैं. हाइड्रोस्फीयर इम्पॉर्टेंट क्यों है?
तो हाइड्रोस्फीयर हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर सपोर्ट्स लाइफ इन मैनी वेज। सबसे पहले तो वाटर नहीं होगा तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अर्थ पर, राइट। तो ड्रिंकिंग के लिए, पानी पीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लीनिंग साफ सफाई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये वाटर हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी और पावर को जनरेट करने में भी। एंड वाटर इज़ यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रियल पर्पजेज ऑल्सो, जैसे कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और कूलिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्मर्स वाटर यूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए भी। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ऑफकोर्स उन्हें इनफ अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगा। हाँ, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि बारिश हो गई उस पर्टिकुलर फील्ड पे, राइट। बट बारिश तो कभी भी हो सकती है, उसका कोई टाइम ड्यूरेशन तो है नहीं कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक एक दिन में इतनी बार बारिश होगी। तो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए फार्मर्स को मैन्युअली भी पानी डालना होता है, सो उसके लिए भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर नेविगेशन हेल्प्स बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स। वाटर नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे रूट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जिसमें अगर हम वाटर रूट को यूज़ करें, वाटर रूट का यूज़ करें एंड समुद्र और ओशंस के बीच होके जाए, ओशंस के थ्रू जाए, तो टाइम काफ़ी बचेगा, राइट। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर है यानी कि एरोप्लेन्स एंड फ्लाइट्स, इन सब से ही फास्ट ट्रैवलिंग हो सके। कुछ ऐसे भी रास्ते होते हैं वाटर के थ्रू कि अगर आप सी रूट से जाओगे उस जगह पे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो इसलिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सामान के इधर उधर ट्रेडिंग के लिए भी वाटर बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एंड ओशन प्रोवाइड अस विद द फूड एंड मिनरल्स। वाटर बॉडीज मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। एक जगह है एंड अगर मान लो उसके सामने ही एक बहुत बड़ा ओशन है, तो ऑफ कोर्स उस ओशन से आने वाली विंड से उस जगह का जो क्लाइमेट होगा एंड वेदर होगा वो मॉडरेट रहेगा, राइट। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे हाइड्रोस्फीयर के। नाउ इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज़ एटमॉस्फियर। तो जो थिन लेयर होती है एयर की, जो कि अर्थ के आसपास होती है एक एनवेलप के फॉर्म में, उसे एटमॉस्फियर बोलते हैं। अब ये जो लेयर होती है इसे हम इस एयर की लेयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एंड ये इट इज़ हेल्ड close to the earth by force of gravity. The atmosphere contains many gases like oxygen, nitrogen and carbon dioxide, as we all know. It also contains dust and water vapor. Nitrogen is the most abundant gas, constituting 78% of the atmosphere. एटमॉस्फियर में सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट गैस है वो नाइट्रोजन है क्योंकि वो 78% है, एंड ऑक्सीजन 21% है। अब बाकी का जो 1% है वो बाकी के गैसेस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम एंड अदर नोबल गैसेस, राइट। तो यही था एटमॉस्फियर में, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इफ़ वी टॉक अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमें मेनली बात करना था लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, बायोस्फियर, इकोसिस्टम एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। सो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस 3 important topics from this chapter, that is biosphere, ecosystem and human environment. So we will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye and stay updated.